हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और पिछले क्लास में हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आके रुका था। तो आज हम क्लियर कट देखेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अपवहन वेग। तो मेनली जैसा कि आप जानते हैं, एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर की कहानी क्या होती है तो ये सबको पता है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कर्नल होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी एटम पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ये क्या है, मेटल का एटम है, और मेटल के जो एटम होते हैं इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रीली बाहर घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कहानी बनती है कि ये एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे होता है। और अगर मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है, नो बैटरी कनेक्टेड, ठीक है, नो बैटरी कनेक्टेड, तो उस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी ई नेट इनसाइड 0। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा आप जानते हो, बिकॉज कोई भी कंडक्टर होता है मेनली, अगर हम उसको क्या रखें, सिंपली अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, अगर सपोज कर ले रहा हूँ मैं, चेक करने के लिए आपको दिखा भी दूँ, तो मेनली कोई भी कंडक्टर जो होगा, सपोज कर लीजिए कि एक काम करते हैं, सीधा कंडक्टर एक बनाते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है ना। अब इससे क्या होगा, इधर की ओर सब क्या हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, है या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, बिल्कुल। अब बीच में आपने क्या कर दिया, बीच में आपने रख दिया किसी कंडक्टर को, दूसरे कंडक्टर को, ये बीच में है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पास करंट आया कि नहीं आया। तो मेनली ध्यान से समझिएगा, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में, वैसे ये माइनस वाला भी इसके कनेक्टेड नहीं है। तो होगा क्या, इस कंडक्टर के अंदर पोलराइजेशन आएगा। पोलराइजेशन से होगा क्या, मेनली देखिए बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और इस कंडक्टर को देखिएगा तो कंडक्टर के अंदर का भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जागेगा, मेनली देखेगा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रही है, तो ये बेचारा इन्फ्लुएंस होगा, इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड होकर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर भागना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर, है ना। इस कंडक्टर के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब किधर की ओर भागाएंगे, इस साइड और भागाएंगे। वैसे इधर वाले में क्या होगा, जितने पॉजिटिव वाले हैं सब इधर भागाएंगे, है या ना। अब मेनली होगा क्या, बाहर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड चली रही है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और ये देखो इंटरनली इस कंडक्टर के अंदर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई कि नहीं हो गई। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना, ये कितनी होगी, मतलब ध्यान से समझो, ये बाहर प्लेट थे, इन बाहरी प्लेट को देख के इस कंडक्टर के अंदर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की एक इच्छा जाहिर हुई, और देखिए ये देख के जाहिर हुई है, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उतनी होगी जितना बाहर की एक्सटर्नल फील्ड होगी, क्योंकि ये भी चाहेगा, देखिए छोटे बच्चों जैसी इच्छा है इसकी, कि ये भी चाहेगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतना ही मेरे अंदर भी है ना। तो ले दे के अगर हम बात करें तो ये और ये दोनों लेके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ये एक्सटर्नल वाला और ये इंड्यूस्ड वाला बराबर होंगे, क्योंकि ये उतना ही बढ़ाते जाएगा जब तक कि एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। समझ आ रहा है। तो ले दे के अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये बाहर भी है और अंदर भी है, तो दोनों मिला के हम नेट देखेंगे ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मुझे पता है कि एक्सटर्नल वाला बराबर होगा किसके, इंड्यूस्ड वाले के होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इधर बुला लूं तो क्या हो जाएगा, EXT प्लस END इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। दोनों ले देके इंटरनली कितना हो गया, 0, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है। तो कंडक्टर के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनती नहीं, बिकॉज ये रुके होते हैं, ये जो निगेटिव चार्जेस है वो क्या होते हैं, एक साइड में रुके होते हैं, और पॉजिटिव साइड भी एक साइड में रुके होते हैं। अब इसका कारण समझिए, जब रुके हैं तो इसका मतलब फ्लो नहीं होगा तो करंट आएगा कहाँ से, समझ में आ रहा है। तो करंट लाने के लिए मेनली हमको इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ेगा, कहीं फ्लो नहीं हो रहा है, ये चुपचाप रुके हुए हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी इनको चलाती है, चलाती है। तो जब बैटरी चलाएगी यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का यदि फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा।
क्लियर है ना? क्या हो रहा है कि जब एक कंडक्टर रखा है तो क्यों आखिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है, क्यों आखिर करंट नहीं पैदा कर पा रहा है? तो कारण समझ में आ गया। कारण ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चुपचाप जाके रुके हुए हैं, दौड़ नहीं पा रहे, कहीं भाग नहीं पा रहे। जब वो भागेंगे नहीं, यानी किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे, तो करंट नहीं पैदा होगा, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तभी करंट पैदा होगा। क्लियर है? बिल्कुल। ये बात याद रखेंगे कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है, यानी बैटरी ही चलाती है, जब है ही नहीं तो बात ही खत्म। ठीक है? तो मेनली स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कर्नल से जाके टकराएगा, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे कर्नल, मतलब इस साइड आएगा, है ना, यहाँ पे आके फिर टकराएगा, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ से यहीं पे फिर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेनली क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कर्नल है, ये क्या है, कर्नल है। कर्नल मतलब जो पॉजिटिव एटम होता है उसी को हम लोग कर्नल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है उसका। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि कहाँ से घूम रहा है, किस एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। बाहर के टेम्परेचर के द्वारा क्या मिल रहा है इसको, थर्मल एनर्जी मिल रहा है, और वो थर्मल एनर्जी इसको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी को लेने के बाद ये दौड़ रहा है। दौड़ेगा तो कितनी स्पीड से दौड़ेगा, बहुत फुल स्पीड से दौड़ेगा, मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन दौड़ने के बाद ये कहाँ जाएगा, इस कर्नल से टकराएगा। कर्नल से टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। फिर जब 0 हो गई तो फिर ये चुपचाप बैठना चाहेगा, लेकिन फिर थर्मल एनर्जी मिल रही है तो फिर उस थर्मल एनर्जी को लेकर फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर ये दौड़ना स्टार्ट करेगा। फिर जो ही दौड़ेगा फिर आगे करना, फिर जाके टकरा जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ तक टकराया, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से फिर जो ही शांत हुआ तो ही थर्मल एनर्जी मिली, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, फिर दौड़ते दौड़ते फिर कहाँ पहुँच गया, वहीं पे यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है? तो अगर मैं ले दे के बात करूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे स्पीड u1 है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u3 है। ठीक है? देखिए ये जो आपने लिखा ना, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। मैंने आपको पहले ही क्लास में समझाया था, है ना। ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी। इट इज सॉरी थर्मल स्पीड है, इट इज नॉट अ वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, फुल्ली डायरेक्शन चाहिए। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक होती है कि मेनली देखा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड किया, है ना। आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो देखो जो स्पीड है वही वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फिर स्पीड क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, 0। सर नहीं समझे, मेनली देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल रहा है, हाँ या ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड है कि नहीं है। और हम जानते हैं किसी एक डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब सिंगल एक ही डायरेक्शन की बात करें तो उस कंडीशन में जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो मूव कर रहा है ना भाई, यहाँ पे 0 था लेकिन यहाँ तक 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी है इसके पास। फिर यहाँ से यहाँ भी है इसके पास स्पीड, वेलोसिटी। फिर यहाँ से यहाँ तक भी है स्पीड, वेलोसिटी। लेकिन ओवरऑल देखूँ मैं तब ओवरऑल नहीं है। अच्छा आप चाहते क्यों हो, आप वेलोसिटी क्यों चाहते हो, कारण बताओ। इसका कारण देखिएगा, इसका कारण ये है कि मेनली जो वेलोसिटी होता है ये एक्चुअल में डायरेक्शन के बिहाफ पे काम करता है। किस बिहाफ पे, डायरेक्शन। ध्यान से समझना, वेलोसिटी किस पे काम करता है, डायरेक्शन। हम अगर करंट चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, करंट, तो करंट बोलता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शन, ये भी बोलना जरूरी है। सॉरी, मेनली करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होना चाहिए, किसी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। आई बात समझ में, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है, करंट किसको बोलेंगे। तो वेलोसिटी भी किस पे काम करती है, डायरेक्शन पे काम करती है, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी को यूज करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी ही करंट की कहानी को समझाएगी। देखो फ्लो होगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, यस और नो, भाई फ्लो हो रहा है, दौड़ रहा है तो वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल वेलोसिटी आएगी। और ये डायरेक्शन के लिए किसकी जरूरत होगी, नहीं सर एक काम करते हैं, फ्लो होगा यानी उसके पास क्या आ जाएगी, स्पीड होगी, लेकिन इस स्पीड को किसके साथ देखना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ। और अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बार बार वेलोसिटी का टर्म देखेंगे, हम बार बार देखेंगे कि इसने ओवरऑल कितनी वेलोसिटी दिखाई है। ओवरऑल का मतलब देखो वेलोसिटी की भी कहानी आप जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यही सबसे खतरनाक चीज है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये किसको दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की
बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में। तो मान लेता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फिर ओवरऑल देखूंगा तो एंड भी यहीं पे तो हो जा रहा है। तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कोई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कैसे जीरो? देखो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर घूम फिर के यहीं पे तो आ गया। जब घूम फिर के यहीं पे आ गया तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो वो क्या हो गया? जीरो, है ना। कई लोग के मन में चल रहा होगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो है डिस्प्लेसमेंट, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ओवरऑल देखना है ना, क्या ये किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? नहीं। ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ले देखिए तो वहीं पे पहुँच गया। तो क्या किसी डायरेक्शन में फ्लो हुआ? जब किसी डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो करंट आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को करंट देना, एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और डायरेक्शन जब मैं दूंगा तभी क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। और वही वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो मेनली सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देता कौन है? तो वो देता है बैटरी। बैटरी देता है। और बैटरी क्या करता है आपको मैंने कल की क्लास में अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। मिली क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था? बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं जिसकी ओर भागी है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर पैदा हुई थी उसको इस बेचारे ने यहाँ तक कंट्रोल कर लिया। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मतलब कोई और बहुत भयंकर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती तब ना भागता। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतना वो भागा और यहीं तक आके रुक गया। सही समझे? नहीं। मेनली सपोज करो, अभी जस्ट मैंने बताया ना, इसको भी समझो, बहुत जरूरी है। मैंने कई सारे टर्मिनोलॉजी इसमें के अंदर डाल दी। ये कंडक्टर है अपना, ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सब, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दौड़ना स्टार्ट करेगा। दौड़ते दौड़ते कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ना। इससे ज़्यादा तो ये भाग ही नहीं सकता ना, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। और ये जब यहाँ से यहाँ तक दौड़ के सभी इलेक्ट्रॉन इस साइड के इधर भाग आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इतने में आने के बाद ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था ये उसको बैलेंस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव था उस पूरे को ये क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कर दिया तब आगे जाने की इच्छा है। एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जिसके लिए हम काम करें। समझ में आ रहा है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने, मतलब जितना प्रभाव इस पॉजिटिव प्लेट ने डाला था इस पूरे कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा तो क्या हो गया? खत्म। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पा रहा है। इसीलिए मुझे इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी। आया समझ में? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसकी ओर भागेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो उसकी ओर काम करेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करेगा? तो बैटरी करेगा। आया समझ में? तो बैटरी क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आया समझ में? अब देखिएगा क्या होगा। मेनली हम इस कंडक्टर को जोड़ देंगे, इस कंडक्टर को जोड़ देंगे बैटरी से। जैसा कि आप जानते हैं बैटरी से जोड़ने से क्या होगा? बैटरी से जोड़ने पे होगा ये, एक सेकंड रुक जाएंगे। चलिए देखिएगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, ये प्लस वाला जब इधर से, देखिए हमने बताया था कि ये प्लस कैसे बनता है। तो मेनली ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करती है? इधर से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है ना। इलेक्ट्रॉन को खींच के सब इधर भेज देती है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी तो जो मेटल है उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन सब फरार हो जाएंगे इधर। तो केवल और केवल क्या बचेगा? इधर पॉजिटिव पोर्शन बचेगा ना, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन बचेगा। इसलिए इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं। और इधर से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट होगा। तो मेनली ये जो पॉजिटिव साइड है, अब ये क्या करेगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा वाला जनरेट करेगा बिल्कुल। और एक इधर से प्लस के साइड से, मतलब प्लस है तो प्लस से दूर वाली साइड में, दूर मतलब अवे हमेशा करता है। और अवे मतलब मेनली इस डायरेक्शन में क्यों कर रहा है? बिकॉज इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इधर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस इधर की बात करें तो इधर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब देखना, इधर के जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इनको क्या चाहिए? इनको पॉजिटिव प्लेट चाहिए। और देखो ये पॉजिटिव प्लेट तो अपने आप से जा नहीं सकती, तो जाना किसको पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो मेनली क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही क्या करने लगेगा? देखिए इस डायरेक्शन से किधर की ओर भागने लगेगा? इधर की ओर। बिकॉज इसको कौन सा प्लेट चाहिए? इसको पॉजिटिव प्लेट चाहिए, यानी पॉजिटिव आयन चाहिए, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब भागने लगेंगे। भागे कैसे? देखिए मेनली पहले क्या होता था कि यहीं पे रुक जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि जब मैंने इधर के इलेक्ट्रॉन खींच के भेजे तो इन इलेक्ट्रॉनों ने, मेनली सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से यहीं पे आ रहा था।
आ रहा था, लेकिन अब पीछे से इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल दिख गया, ये एक्स्ट्रा इधर का इलेक्ट्रॉन है, बैटरी ने दिया इसको। अब इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या हो जाएगा, दूर जाना चाहेगा, बिकॉज रिपल्सन क्रिएट करेगा ये वाला, है ना। तो ये भागेगा, भागने के बाद यहाँ आएगा और यहाँ के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। दैट मीन्स अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा आगे भागेगा। हमेशा ये क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और अगली बार फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, बिकॉज ये रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। और इस रिपल्सन से ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, देखिए धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो अगर मैं इस कंडीशन में ओवरऑल डिस्टेंस देखूँ, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्टेंस देखूँ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखूँ, तो क्या जीरो है इस बार, नहीं। पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन इस बार इसने चेंज किया रास्ता। देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं होगा। फिर इसी तरीके से फिर ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया और फिर इस बार यहाँ पे आ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अब नजर आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ जा रहा था, कोई पीछे से धक्का देने वाला था नहीं, इसीलिए जहां पे था वहीं पे आ जा रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे, रिपल्सन जनरेट करेंगे, इसके कारण ये क्या होने लगेगा, आगे भागने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार क्या आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। और अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो 100% कौन आएगा, वेलोसिटी। पिक्चर में अब किसकी कहानी है स्टार्ट होगी, वेलोसिटी की। ठीक है ना। और ये क्यों हुआ, बैटरी के कारण। बैटरी ने क्या किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत कुछ बैटरी ने किया। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन भागे, और इलेक्ट्रॉन भाग भी रहा है। तो पहला कारण तो ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। दूसरा कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पहला कारण ये इलेक्ट्रॉन। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आप कहानी को ज़्यादा डिले नहीं करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरे लिए ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रन करते हुए आगे पहुँचेगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, तो देखिएगा क्या होगा। इस चीज़ को आप खुद से नोट करते जाइएगा, मेरा काम है अभी फिलहाल में समझाना, जितना बेहतर हो सके आप समझिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। मेनली आप सबको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, है ना। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो क्या होगा, मेनली F/E होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर फोर्स फील होगा, 100% फील होगा। और वो फोर्स कितना होता है, तो इतना होता है ना। मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता ही क्या है, बट यही तो बताता है कि मेरे अंदर आओगे तो कितना फोर्स मैं लगा सकता हूँ, है ना। तो बस E = F/E होता है। मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भाग रहा है, इधर की ओर। दैट मीन्स अगर ध्यान से मैं देखूं तो F और E की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखिए, E की डायरेक्शन इधर है और F की डायरेक्शन इधर होगी। नहीं समझे सर, मतलब E की डायरेक्शन इधर है और E की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट है ना। तो अपोजिट होने से क्या होगा, दोनों की चीजें अलग अलग हो जाएंगी। दैट मीन्स F = क्या हो जाएगा, -E होगा कि नहीं होगा, -E × E होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं। इस E को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है ना। और ये कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर। ये कहने का मतलब है, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज किधर की ओर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर की ओर। यानी ये चाह रहा होगा इधर रखना और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है। तो ये क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। क्यों है, ये क्यों आया नेगेटिव साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है ये, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने फोर्स आ गया। अब अगर ये फोर्स आ गया तो 100% एक्सेलरेशन भी आएगा, बिल्कुल आएगा। बिकॉज F = क्या होता है, M × A होता है। F/m लिख सकता हूँ A को, दैट मीन्स A = क्या हो जाएगा, F/m।
लिख सकता हूँ। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है माइनस ई अपॉन पूरे के नीचे एम। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये लिख सकता हूँ। तो ए इज इक्वल टू माइनस ई और ई पे माइनस अपॉन एम, ठीक है ना। मेनली ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअल में जानते हैं, मैं एक बात बता दूं, मेनली हम हमेशा जब ये लिख रहे होंगे तो ये वेक्टर की कहानी में लिख रहे होंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मेनली अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तब ये लिखना जरूरी है माइनस। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल में लिख के चलूँ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई, यही तो आएगा, हाँ या ना। इतना ही लिखूंगा क्योंकि मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड की कहानी लेके चल रहा हूँ, वेक्टर की कहानी नहीं लेके चल रहा हूँ। कारण है अभी लास्ट में बताऊंगा, है ना। फिलहाल में ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है। समझ में आया कैसे आया, यहाँ से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स कितना होगा, तो वो होगा F इज इक्वल टू ई इंटू ई। अब F इज इक्वल टू, चूंकि हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं, क्योंकि फोर्स आया तो 100% एक्सीलरेशन आया होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगा, और यहाँ पे F की वैल्यू रख दी तो ये आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइनस साइन हटाया है, बिकॉज माइनस साइन हटाने का कारण आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्लियर है। ये क्या है, एक्सीलरेशन है। अब एक सेकंड के लिए सुनिएगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेटेड कर देता हूँ तो बहुत समस्या आएंगी। यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन है नहीं, ये दिखाने के लिए एक्सीलरेशन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इट इज ओनली यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो ना, स्यूडो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं है भाई, गलती से ये मत बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, ठीक है। मैं पहले ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड नहीं है। कई लोग के मन में चलेगा तो हुआ क्या ये, तब वो सब बताऊंगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक्सीलरेटेड नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट डालूंगा तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम मैंने लिखा है, और ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है, और मैं कह रहा हूँ कि एक्सीलरेटेड है ही नहीं। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, ये एक्सीलरेटेड है ही नहीं, तो ये निकाला क्या है मैंने, ये तो एक्सीलरेशन है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सीलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, कहानी को और डीपली समझते हैं, ठीक है। अब मेनली ध्यान से समझिएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये कर्नल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ आया दूसरे कर्नल के पास, और फिर यहाँ से कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। जब मैं बैटरी से जोड़ दूंगा किसी कंडक्टर को, तो ऐसी ही कहानी चल रही होगी, ये थोड़ा आगे बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। अगली बार यहाँ पे एक कर्नल है, ऐसे समझ लेता हूँ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे, और अगली बार फिर कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेनली ध्यान दीजिएगा कि प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन से इस कर्नल की अगर टकराहट हो रही है, मेनली ध्यान से समझेंगे, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बड़े अच्छे से समझेंगे। ये बेचारा जब चल रहा है, चलो यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना आ गया है, और यहाँ पे जब आया तो इसकी स्पीड क्या है, u1 है। जब ये टकराता है तब उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या हो गई, u1। अगले केस में जब इसकी स्पीड देखोगे तो u1 से फिर क्या हो जाती है, v1 हो जाती है। जब टकराएगा तो u1, और टकराने के बाद फिर स्पीड बढ़ेगी, तो कुछ समय बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, v1 हो जाती है। मैं मान लेता हूँ कि u1 से v1 के बीच का जो समय है, समझ में आ रहा है, वो कितना है, टाउ है। क्या है, टाउ है। और मैं u1 से लेके v1 तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, लैम्डा। समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इसको पहले समझिएगा, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये दोनों टाइम क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये रिलैक्सेशन टाइम और डिस्टेंस कहाँ का है, तो ये सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन, ऐसे लिख दीजिए, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो टक्करों के बीच का है ये, ठीक है ना। यानी दो क्रमागत, ऐसे हिंदी में मैं लिख सकता हूँ, दो क्रमागत बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच का रिलैक्सेशन टाइम है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल। और इसको क्या बोलेंगे, सीधा सीधा दूरी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो u1 से v1 हुआ और एक्सीलरेशन क्या है भाई इसका, a। एक्सीलरेशन तो आएगा ना, v1 से v1 हुआ है तो ये आया हुआ है। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए कि समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, एक सेकंड पॉज करेंगे, देखें कॉल किसका आ रहा है। चलिए, ये समझ लिया कि मेनली स्पीड u1 है, फिर ये v1 हो रही है ड्यू टू एक्सीलरेशन a। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कि ये इस टक्कर से इस टक्कर के बीच का जो टाइम है वो कितना है, टाउ है। एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, वो करना पड़ा लैम्डा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे होगा। मान लो अब यहाँ तक आया, फिर टकराया, गेम ओवर है ना। और फिर ये अगले बार फिर दूसरे कर्नल के पास जाएगा, तो मान लो यहाँ पे फिर से यहाँ उठ रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, और जब यहाँ तक पहुँच रहा है तो क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। फिर अगले कंडीशन में फिर टकराएगा, फिर गेम ओवर होगा, फिर यहाँ से ये क्या होगा, तीसरे कर्नल के पास पहुँचेगा। तो जब यहाँ से उठ रहा है तो u3 और यहाँ तक पहुँच रहा है तो v3, हाँ या ना। ये मैसेज चल रहा होगा। और टाइम तो आप समझ ही रहे हो, टाइम टाउ है। और ये बताइए यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और, यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा। टाइम तो चेंज हो रहा होगा ना भाई। यानी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टाउ वन है, और यहाँ पे क्या है, टाउ टू है ना। ऐसे चल रही होंगी चीज़ें, यहाँ वाली भी। अब मैं अगर इनके बीच में रिलेशन निकालने लगूँ तो मेनली हमको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, AT होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस, थोड़ा सा और साफ लिखने दीजिए, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ वन हो जाएगा। यहाँ वाले पोर्शन में आओगे तो v2 निकालोगे तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ टू हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, हुआ ना। मैंने अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे बताया है। ओके, कहानी क्या चल रही है, अंदर आई चल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो ये आपका रियलिटी वाला इमेज है, ठीक है, और इसको समझाने के लिए बनाया है सिर्फ। यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो u1 स्पीड से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड v1 हो गई। फिर यहाँ से जब स्टार्ट करेगा मतलब टकराएगा तो फिर स्लो हो जाएगा, रुक गया यानी स्पीड फिर से। अब यहाँ से देखना, एक स्टेप खत्म, दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में जाऊँगा तो मैं स्टार्ट कर रहा है u2 से और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते v2, समझ में आ रहा है। तो ऐसे खेल चल रहा है। अब फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, u3 और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते v3। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये सब रिलेशन है। ठीक, मुझे क्या चाहिए, मुझे यही तो चाहिए, ओवरऑल वेलोसिटी कितनी है इसकी। ये एक्चुअल में ये सभी टक्कर देखो, जैसे u1 v1 u2 v2 v3 फिर v3 देखा जाए तो अगर हम v3 वाले पोर्शन पे पहुंचे तब हमको कुछ डिस्प्लेसमेंट नजर आया कि नहीं आया है। ये तो हम अपने आप से एज्यूम किए कि 3 बार के टक्करों के बाद मुझे ये नजर आ रहा है कि मतलब एक बार यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर ये थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गया। लेकिन यार वो एटम जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कर्नल बहुत सारे होंगे, जगह थोड़ी सी होगी, तो टक्कर पता नहीं कितनी ज़्यादा हो रही होगी, लाखों बार टकराने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होगा, है ना। तो मुझे नहीं ना पता कितना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे को सबको जोड़ते जाऊँगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ाऊँगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम ओवरऑल वेलोसिटी लें, ठीक है ना, तो हम उसको क्या नाम देंगे, vd देंगे। और ये vd क्या होगा, v1 प्लस मतलब हम लिखेंगे तो v1 v2 v3 v4 डॉट 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 vn, यही लिखेंगे, ठीक है ना। यही हमारा ओवरऑल वेलोसिटी देगा। और इसी ओवरऑल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हल्का सा आगे सरकने वाली वेलोसिटी, ठीक है ना। अभी और भी समझाऊंगा। v1 मतलब क्या होगा, u1 प्लस a टाउ 1 हो जाएगा। ये v2 मतलब u2 प्लस a टाउ 2 हो जाएगा।
और यहाँ पे u3 प्लस ए टाउ 3 हो जाएगा, डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ n हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें u1 u2 ले सकते हैं हम लोग बारी बारी, इसको अलग लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 होगा। मिली कितनी बार तक, n तक ले सकते हैं हम लोग। मिली जो vd होता है इसको भी बड़े अच्छे समझिएगा। मिली जो vd है मतलब ये जो u1 u2 u3 है, अगर मैं इसको देखूं तो ये u1 तक होगा, चलो u1 तक होगा, चलो इसको u1 तक ले लेते हैं, डॉट 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 करके ले लेते हैं u1 तक। चलो अभी कुछ नहीं करेंगे। मिली ये सब में कॉमन है तो ये बाहर कर लूँगा, अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5, ठीक है ना, डॉट 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 टाउ n, ये आएगा। अच्छा ध्यान देना, ये एक्चुअल में जो आप निकाल रहे हो, ये जो vd निकाल रहे हो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है, फील करना क्योंकि जरूरी है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया है, मैंने ना एक काम किया, यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी थी उसको पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी थी इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा। क्या मैं सभी वेलोसिटी को जोड़ के बता पाऊंगा क्योंकि इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, इससे तो मैं देखूंगा तो बहुत बड़ी वेलोसिटी नजर आएगी। मेरी बात नहीं समझे? नहीं, मैं समझा रहा हूँ यार। यहाँ पे v2 स्पीड से आ रहा है, फिर यहाँ पे v3 स्पीड है, फिर v4 स्पीड है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि vd इज इक्वल टू, मैंने सबको ऐड कर दिया है, बट सबको ऐड कैसे कर सकता हूँ, सब हर जगह पे चेंज हो रहा है। जब चेंज होता है तो मैंने आपको समझाया है कि उस कंडीशन में हम एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। मेनली हम क्या ले रहे होते हैं, ओवरऑल वेलोसिटी ना, हम पूरे में देख रहे हैं कि ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस कंडीशन में ओवरऑल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरेज, यानी हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे ना उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या कि सबको जोड़ दो और जितनी बार आया उससे डिवाइड कर दो। ये तरीका अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं? तो मेनली यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम क्योंकि एक नहीं ना ले रहे हैं, वेलोसिटी हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और हर बार अगर चेंज होगी तो हमको ओवरऑल वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा, और ओवरऑल वेलोसिटी मतलब एवरेज, ठीक है। अब समझ में आएगा, ये है एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हल्का सा कॉन्सेप्ट छूटा ना तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। पूरे के नीचे क्या होगा, यहाँ पे n होगा। अब देखिए ये जो n है सबके लिए है, तो मेनली यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे भी n होगा, है ना। एक्सीलरेशन कभी भी चेंज होता है पार्टिकल का। यहाँ से ये पार्टिकल u1 से u2 मतलब बना रहा होगा, तो स्पीड तो वही, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन तो वही रखेगा ना। वो एक्सीलरेशन कैसे चेंज कर देगा, अगर वो एक्सीलरेशन भी चेंज करने लगे तब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ गया तो फिर तो गेम बदल जाएगा ना। तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सीलरेशन का चेंज होने से क्या मतलब है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है। एक बात समझिए, आप गाड़ी की स्पीड मतलब आपने एक्सीलरेटर लिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, बाइक छोड़ो, कोई भी बॉल है, ये बॉल जा रही है, अभी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 23 मीटर पर सेकेंड, आया ना, बढ़ रही होगी, यस और नो। हर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही होगी, 3 मीटर पर सेकंड, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, आया ना। अगली बार अचानक से ब्रेकर मतलब कहीं पे गया और वहां पे क्या आ गया, कोई टकराहट आ गई, टकरा गया, टकराने के बाद ये रुक जाएगा, 0 हो जाएगी स्पीड, हो जाएगी ना। ये बॉल जाके इससे टकरा गया, टकराने के बाद रुक गई, फिर इसको दिया गया वही सेम एक्सीलरेशन दिया जाएगा हमेशा। तो जब मैं इसको फिर से सेम क्या देता हूँ, एक्सीलरेशन देता हूँ, तो यहाँ पे 0 है, अगली बार में फिर कितना हो जाएगी 3। तो वो ऑलवेज काम कर रहा होगा, 0 हो रहा है फिर आगे बढ़ेगा तो उसी स्पीड से बढ़ेगा, उसका स्पीड जो होगा चेंज नहीं होगा, सॉरी उसका जो स्पीड बढ़ने का और घटने का जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा होगा वो। आयो समझ में। यहाँ पे गेम इस पे चल रहा है कि कितना देर लग रहा है दूसरे से टकराने में। कर्नल जरूरी नहीं कि एकदम यहाँ पास है ना, हो सकता है ये वाला कर्नल पास है तो दूसरा वाला कर्नल दूर है, समझ आ रहा है। इस केस में अभी लग रहा है कि पास है, अब मान लीजिए दूसरे केस में मैंने रख दिया यहाँ पे, अभी क्या होगा, ज़्यादा दूर हो गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम भी बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में स्पीड और बढ़ जाएगी। भाई एक बॉल को अगर मैं 10 सेकंड तक, सपोज करिए एक बॉल को 10 सेकंड तक मैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आगे की ओर ले जा रहा हूँ 0 से, तो 10 सेकंड में वो कितना स्पीड गेन कर लेगा, कितना कर लेगा, ठीक है चलिए 30 कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं उसी बॉल को 15 सेकंड तक अगर आगे बढ़ाता उसी तरीके से, 10 सेकंड बाद तो मैंने रोक दिया,
अगर मैं उसको 15 सेकंड तक ऐसे ही बढ़ाता तब कितना होता, 45 होता। स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो टाइम बढ़ा तो स्पीड और बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ और घट रही है, इसका कारण है गैप, यानी ये लेमडा और उसके साथ साथ टाउ, ठीक है ना। इस लेमडा को भी 1 मान लीजिएगा, 1 2, डिस्टेंस चेंज होगी, टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ऑलवेज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एक्सीलरेशन इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है। पहले ये भी तो समझिए, वो जो फोर्स लगाने वाला पोर्शन है वो तो कांस्टेंट है ना, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो उसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर मैं फोर्स घटाता बढ़ाता तब ना एक्सीलरेशन घटता बढ़ता। समझ में आ रहा है? आया समझ में? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट थी ना, बैटरी ऐसा तो नहीं है कि कभी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी कभी कम कर रही है, ऐसा करती तो फोर्स क्या होता, चेंज, और फोर्स चेंज होता तो एक्सीलरेशन चेंज होता। यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज होने का कोई सवाल नहीं उठेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आगे देखेंगे, मेनली हमने सबको डिवाइड कर दिया n से, ठीक है, और इनिशियल वाले को अलग कर दिया और बाकी को अलग कर दिया। इसमें भी a को अलग कर दिया, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n तक, और इसको भी डिवाइड कर देंगे n से, होगा हाँ या ना। तो ध्यान देंगे ये क्या होगा, ये यहाँ से पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 0 होगा। 0 कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी, जब टकरा रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी मतलब स्टार्ट कर रहा है ना, व्हाट इज u1, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है। तो जब स्टार्ट कर रहा है तो 0 होता है ना उसकी स्पीड, आगे बढ़ेगा तब ना आगे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब टक्कर खा रहा है तब उस कंडीशन में इसकी जो स्पीड है टकराने के बाद स्पीड, तो वो कितनी है 0। जो ही टकराएगा स्पीड 0 हो जाएगी, उसके बाद ना आगे बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में टोटल क्या हो गया 0। क्या मिल गया हमको 0 प्लस a टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, टाउ डी, ऐसे लिख देता हूं मैं, टाउ डी समझ पा रहे होंगे आप लोग क्या है, ठीक है ना। हम लोगों को ना एक काम करना चाहिए, एक काम करना ये चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, इसको T1 T2 T3 ले लेते हैं, ठीक है ना। T1 ले लेते हैं, इसको T3 ले लेते हैं, सबसे बेहतर काम करिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसको T3 ले लीजिए, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, ठीक है। हमेशा T लेके काम करिए, ओके ठीक है। अब अगर आप T लेके करेंगे तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब T हो जाएगा, ये T, ये भी T। इससे फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी T, ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया T, तो ये सब T1 T2 प्लस T3 हो गया, ये T3, और यहाँ पे भी Tn हो गया। अब जब इन सबको मैं सेमराइज करूंगा तब जो आंसर आ रहा है उसको क्या लिखिए, टाउ, ठीक है ना। क्लियर है, बिल्कुल। ये क्या है, एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है, या इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो गया 0, 0 प्लस ए टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, इसको तो हम VD लिखेंगे सीधा सीधा। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यही बता रहा है ओवरऑल कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे VD इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 खत्म, यानी ए टाउ आ गया, हो गया ए टाउ आ गया। चूंकि हम जानते हैं A इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कितना आया था, E अपॉन M आया था ना, तो इस पूरे को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो VD इज इक्वल टू क्या आ गया, A की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो E अपॉन पूरे के नीचे M, और बगल में क्या हो जाएगा टाउ, आ गया हाँ या ना, बिल्कुल ये आ गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सामने लिख देते हैं यहीं पे, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन पूरे के नीचे M होगा। अच्छा ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ से आप ये भी जानते हो कि चूंकि मान लेता हूँ कि जो कंडक्टर आपने लिया है वहाँ पे कंडक्टर रहा होगा, उस कंडक्टर की लंबाई मैं मान लेता हूँ क्या है L है। कंडक्टर की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लेता हूँ L है, ठीक है। कंडक्टर की लंबाई L है, तो इस कंडीशन में इस कंडक्टर द्वारा जो पोटेंशियल पैदा होगा वो क्या होगा, आपने पढ़ा है dV इज इक्वल टू क्या होता है, DE अपॉन DR होता है, ये पढ़ा है, निगेटिव ऑफ DE अपॉन DR, ये होता है फॉर्मूला, गलत है। E इज इक्वल टू क्या होता है, DV अपॉन DR, और वो भी क्या होता है निगेटिव, है ना, ये पढ़ा है। हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड की ही कहानी लेके चलेंगे। तो माइनस DV अपॉन DR है, इस चीज़ को हटा के मतलब इसकी जगह पे हम चेंज करके क्या लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। E इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे V अपॉन L, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। टोटल लंबाई मैंने क्या ली है L,
तो मैं इसके अनुसार देखूंगा ना, मैं इस पूरे के द्वारा जो पैदा हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पोटेंशियल के टर्म में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा। अब इस चीज़ को उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, जो वी डी है वो मुझे मिल जाएगा, नीचे दिख रहा है ई के जगह पे वी ई टाउ अपॉन पूरे के नीचे एम एल, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने, ठीक है, ये आया है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे साइड में इन सब के इन सबको हटा के कुछ चीज़ों के सिंबल्स जो हैं उनको लिख के एक्सप्लेन करना जरूरी है। कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको मिटाऊं, फिर मैं इन सब के सिंबल्स को लिखूंगा, इसको आप अच्छे से समझ के काम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले वी डी क्या है, वी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवहन वेग, या इसी को हम अनुगमन वेग भी बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ई क्या है, ई क्या है, कंडक्टर यानी चालक की इलेक्ट्रिक फील्ड, चालक में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, टाउ क्या है, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत विश्रांति काल, फिर इसके बाद हम देखेंगे और क्या हमारे सामने एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा है, एल बच रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, इसके साथ साथ एम हो गया, एल हो गया, वी हो गया, वी देखिएगा ये भी और उस भी में अंतर है, v इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर यानी चालक का विभव, ठीक है। ये सब सिंबल आपको समझने पड़ेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया कि बहुत सारा टक्कर होगा, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में क्या लाएगा, चेंज, और वो पोजीशन में चेंज क्या पैदा करेगी, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी पैदा होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा दो बातें जो बची हुई हैं उनको भी समझा दूँ। पहली बात तो ये बची है कि एक्सीलरेशन होते हुए एक्सीलरेशन नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों हो गया, और दूसरा मुझे ये देखना है कि कैसे ये तो एक्सीलरेशन जो कि एक्सीलरेशन नहीं उसको समझना है। दूसरा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका ओवरऑल कंक्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।